बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में जितने भी डेरिवेशंस होंगे अभी फ़िलहाल हम वही डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ। तो सिर्फ पहला डेरिवेशन है कनेक्टेड मोशन का। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, अगर एक पुल्ली से दो मासेस लटका दिए जाएं किसी स्ट्रिंग से बांध के, ये पुल्ली है और ये स्ट्रिंग है, लेकिन याद रहे ये स्ट्रिंग मासलेस रहेगी और इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा जब ये पुल्ली पे चलेगी। तो हमने ये मान लिया कि ये वाला मास बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो बेटा जब दोनों तरफ मास लटका दोगे ये नीचे चलेगा और ये वाला मास ऊपर की तरफ चलेगा। तो हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी और इस मासेस का इनका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए, पहले वाले मास के लिए देखें तो पहले वाले मास का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बेटा मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मास या वेट कहो, वेट नीचे की तरफ m1g रहेगा। रस्सी ये एक ही है, इस रस्सी के दोनों एंड पे टेंशन इस तरफ, मतलब टेंशन अंदर की तरफ, इस पे भी अंदर की तरफ। तो बेटा यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है टेंशन, एक लग रहा है m1g। लेकिन ये मास चल रहा है नीचे की तरफ, मान लीजिए एक्सेलरेशन a से। तो अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये वाला जो फोर्स है ये इससे ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स कितना हुआ, m1g माइनस टेंशन। तो हम कहेंगे नेट फोर्स है m1g माइनस टेंशन। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू होता है m में, तो हमने इसको m1a रख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड मास के लिए देखें, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, m2g और ऊपर की तरफ टेंशन। अब बेटा लेकिन ये चल रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स इस फोर्स से ज़्यादा है ताकि ये ऊपर की तरफ खींच सके। तो नेट फोर्स कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस करो, तो T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई बेटा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ऐड करके ये टेंशन कट जाएगा और हम देखेंगे m1g माइनस m2g, g कॉमन ले लो, m1 माइनस m2g हो गया। यहाँ पर m1 प्लस m2 a कॉमन ले लिया, a आ गया। तो a यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 को नीचे ले जाओ, तो बेटा इतना एक्सप्रेशन आ गया ये एक्सेलरेशन का। अगर इसी को इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो टेंशन आ जाएगा, T माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। a मतलब ये हमने a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, m2g को इधर ले जाओ, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो टेंशन इक्वल्स टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g आ गया। तो इतनी टेंशन होगी और इतना एक्सेलरेशन होगा इस कनेक्टेड मोशन में। रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले तो समझते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर एक प्लेन सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, ये हमने प्लेन सरफेस ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, और आपको इसको खींचने के लिए इधर एक अप्लाइड फोर्स लगा दें, तो आप देखिए इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं इस वक्त। इस पर अप्लाइड फोर्स, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और बेटा इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बनाया अप्लाइड फोर्स इस तरफ और फ्रिक्शन इस तरफ। फ्रिक्शन हमेशा बॉडी की मोशन के अपोजिट लगता है। बॉडी उधर चल रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, बॉडी इधर चल रही है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, हमेशा ऐसे लगेगा। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है स्मॉल f और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकाल दें तो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा OC, ये वाला। तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसका बेटा, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का। तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज थीटा। अब बेटा इस केस में देखो कि अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम से इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालना चाहते हो तो थीटा ये है, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC अपॉन AO होगा। AC मतलब ये, और ये कितना है फ्रिक्शन यानी F, और AO बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और F अपॉन N हम जो लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आ गया। तो एक रिलेशन तो बेटा ये हमें पता चल गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो टेंजेंट ऑफ
एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब दूसरा समझते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये बच्चों एंगल ऑफ रिपोज क्या है, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए बेटा एक सरफेस है और आपने इस पर एक बॉडी रखी ऐसे, तो अगर आप इसकी सरफेस का एंगल बनाते जाएंगे हॉरिजॉन्टल से, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जो बॉडी रखी है इसके ऊपर, ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू करेगी। जिस मिनिमम एंगल पे स्लाइड करना शुरू करने वाली है उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अगर उससे ज़्यादा कर दोगे तो स्लाइड करती हुई चली जाएगी, अगर उससे कम कर दोगे तो स्लाइड नहीं करेगी, और इस एंगल पे स्लाइड करने वाली होगी, शुरू करने वाली है बिल्कुल। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। डायग्राम में देखते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बना रहा है। तो अल्फा क्या हो गया बेटा? एंगल ऑफ रिपोज। ये एक बॉडी रखी है इस पे, अब इस पे फोर्सेस देखें, नीचे की तरफ वेट, और इस सरफेस के नॉर्मल रिएक्शन, इस वेट के दो कंपोनेंट कर दो बेटा, एक इस तरफ W cos अल्फा और एक इस तरफ आ जाएगा W sin अल्फा। आप देखेंगे बॉडी इस तरफ खिसकना चाह रही होगी तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो F लग गया ऊपर की तरफ। अब बेटा इससे आप इक्वेशंस बना लो। N किसके इक्वल आना चाहिए? W cos अल्फा के। और नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? W sin अल्फा खींच रहा है, लेकिन कौन नहीं खींचने देना चाहता? फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू W sin अल्फा। 3/2 करोगे तो बेटा यहां से tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू। तो आप देखते हो बेटा tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू और tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा, या ये कह दो अल्फा इक्वल्स टू थीटा, यानी एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शंस इक्वल होंगे। तो बच्चों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी में बांध के आप ऐसे घुमा दो, यूं सर्कल में, या ऐसे घुमा दो, तो हमें बताना है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ कितनी वेलोसिटी होगी। तो हमें मैंने निकालना होता है बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और ए लोएस्ट पॉइंट पे। तो देखिए जब पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो हर जगह कहीं भी वेलोसिटी देखोगे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। तो हमें मिनिमम वेलोसिटी पता नहीं है कि हर पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए समझते हैं, मान लीजिए पार्टिकल बेटा किसी भी टाइम पे यहाँ पर है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस वर्टिकल लाइन। तो इस पॉइंट पे mg इस तरफ एक्ट करेगा, टेंशन इस तरफ एक्ट करेगा। mg के दो कंपोनेंट करो, इस तरफ आ जाएगा बेटा mg कोस अल्फा और इस तरफ आ जाएगा mg साइन अल्फा। आप देखोगे इस डायरेक्शन में टेंशन अंदर की तरफ है, mg कोस अल्फा बाहर की तरफ है। तो नेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर हुआ बेटा? वो तो अंदर ही होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होगा कितना? टेंशन माइनस mg कोस अल्फा। तो टेंशन माइनस mg कोस अल्फा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। तो बेटा ये एक हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले से हम सारी चीजें निकालेंगे। मान लीजिए पार्टिकल घूमता हुआ सी पॉइंट पे पहुंचता, अगर बहुत तेजी से घूम रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, ऐसे बहुत तेजी से घूमता घूमता तो घूम ही जाएगा। लेकिन आपने अगर कम वेलोसिटी से फेंका तो ऐसे जाएगा और यहाँ पे जाके ऐसे गिर सकता है, इसको बोलते हैं स्लैकिंग। ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो यहाँ पे जाएगा फिर गिर जाएगा। हमें बताना वो मिनिमम वेलोसिटी क्या हो जब ये पार्टिकल पूरा सर्कल बना दे। अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कर ही जाएगा। मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, और बेटा जिस वक्त मिनिमम वेलोसिटी होगी उस वक्त इस रस्सी में इस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी। जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा उस वक्त इस रस्सी में, मतलब यहाँ पर इसमें टेंशन जीरो होगी। और ये पार्टिकल जब घूमता हुआ सी पॉइंट पे पहुंचा है तो एंगल देखो, घूमता घूमता जब यहाँ पहुंच जाएगा तो एंगल हो जाएगा 180। तो अल्फा हमने ले लिया 180। तो इस फॉर्मूले में रखो टेंशन माइनस mg कोस 180, हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। लेकिन सी पॉइंट पे अगर मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है बच्चों तो टेंशन आप जीरो पुट करो। तो जब टेंशन जीरो होगी वहां से हमारा vc आ गया अंडर रूट GR। बच्चों ध्यान रहे ये बेटा मिनिमम वेलोसिटी है, यानी सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी या तो इसके इक्वल हो सकती है या इससे ज़्यादा।
अगर आप पार्टिकल को पूरा कंप्लीट सर्कल कराना चाहते हो विदाउट स्लैकिंग, अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो बेटा स्लैक कर जाएगा, मतलब पूरा सर्कल नहीं बनाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो सी पॉइंट पे कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तो सर्कल बनेगा, और अगर इससे ज्यादा हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो हो ही जाएगा कंप्लीट। अब हमें निकालना है बी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि पूरा कंप्लीट सर्कल बना दे, स्लैकिंग ना करे। तो हम देखेंगे बेटा कि कॉन्सेप्ट लगा दो, टोटल एनर्जी एट सी एंड टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल आर इक्वल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम इक्वल आना चाहिए। तो सी पॉइंट पे अब देखो, यहां अगर मैं इसको बेस मान लूं तो यहां से कितनी हाइट है, ये आर, ये आर, 2r। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, वी सी हम ऑलरेडी निकाल चुके। और ए पॉइंट पे, सॉरी बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालनी है, तो बी पॉइंट बेस से कितनी हाइट पे, आर पे, तो एम जी आर इंटू हाफ एम वी बी स्क्वायर, वी बी मतलब मिनिमम वेलोसिटी एट बी। तो बेटा एम जी इंटू 2r और ये एम जी आर, इसको इधर लाओगे माइनस करोगे तो एम जी आर बचेगा, हाफ एम वी सी का स्क्वायर रूट जी आर का स्क्वायर करोगे बेटा। तो यहां से देखोगे आप हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जब एलसीएम लोगे तो 3/2 एम जी आर हो जाएगा, वी बी आया रूट 3 जी आर। मतलब बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 3 जी आर। ये मिनिमम वेलोसिटी है, माना एक्चुअल में वी बी क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन दिस विदाउट स्लैकिंग के लिए। अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो स्लैक कर जाएगी, अगर रूट 3 जी आर से ज़्यादा हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, यानी ए पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर से कॉन्सेप्ट लगा दो, टोटल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। सी की एनर्जी पहले भी हमने कैलकुलेट की है, ए पर क्योंकि हम बेस इसी को मान रहे हैं तो यहां पर हाइट बिल्कुल जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर, वी ए मतलब यहाँ की मिनिमम वेलोसिटी। तो हम जब मैनिपुलेट करेंगे इसे तो v आएगा रूट 5 जी आर। फिर से ये va जो आया है हमारा, ये मिनिमम वेलोसिटी है बेटा, एक्चुअल में va क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5 जी आर। जब इतनी वेलोसिटी होगी तो ये पार्टिकल चलता हुआ सर्कल बना जाएगा। अगर इससे कम हुई तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, गिर जाएगा, स्लैकिंग हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा हुई तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो करना ही है।